स्टाइलिस्टिक के अंदर आज का हमारा टॉपिक लिटरेचर एज टेक्स्ट है और हमें पता है कि लिटरेचर एज टेक्स्ट स्टाइलिस्टिक की एक अप्रोच है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लिटरेचर क्या चीज़ होती है, फिर देन एक टेक्स्ट होता है, एक कॉन्टेक्स्ट होता है, इनमें क्या फ़र्क है और जो अप्रोच है इसका क्या काम होता है। जब हम इन तीनों चीज़ों को समझ लेंगे तो फिर हमें पता चल जाएगा कि लिटरेचर एज टेक्स्ट अगर अप्रोच है तो ये कैसी अप्रोच है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें देखी जाती हैं। तो लिटरेचर की सबसे बेसिक डेफिनेशन आपने सुनी ही होगी कि लिटरेचर इज द मिरर ऑफ द सोसाइटी, कि इसे सोसाइटी का मिरर भी कहा जाता है। एक और बड़ी जर्नल सी डेफिनेशन बोली जाती है कि एनीथिंग विच इज इन रिटन फॉर्म, के कुछ भी चीज जो हमारे पास रिटन फॉर्म के अंदर मौजूद है उसको लिटरेचर कहते हैं। तो ये भी किसी हद तक दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स हैं, ये भी तो लिखे हुए मौजूद हैं। तो फिर इनको हम लिटरेचर का पार्ट क्यों नहीं मानते? क्योंकि किसी भी टेक्स्ट को लिटरेचर का टेक्स्ट होने के लिए ना ये तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है। उसके अंदर आर्टिस्टिक टेस्ट मौजूद होना चाहिए, जो कि न्यूज़पेपर के अंदर नहीं होता। जैसे कि हमने शॉर्ट स्टोरीज पढ़ी, नॉवेल्स पढ़ी, तो एक राइटर किस तरह से पोएम्स के अंदर भी अपनी राइटिंग के ज़रिए से जो ऑडियंस होती है, जो रीडर्स होती है, उसके अंदर उसके इमोशंस को बेदार करता है, उसके इमोशंस को क्रिएट करता है। यानी ट्रेजेडी वर्क के ज़रिए से जो रीडर होते हैं वो अनहैप्पी हो जाते हैं और जो फनी वर्क होते हैं उनको पढ़कर उनके अंदर डिलाइट और इंटरटेनमेंट की फीलिंग्स आ जाती हैं। लेकिन जब हम एक अखबार को पढ़ते हैं तो जस्ट न्यूज़ पढ़ते हैं, लेकिन हमारे जो इमोशंस हैं वो क्रिएट नहीं होते, मीन्स कि उनके अंदर आर्टिस्टिक टेस्ट मौजूद नहीं होता। तो जो अखबारात वगैरह हैं, न्यूज़ है, इसलिए हम इसको लिटरेचर का पार्ट नहीं मानते। दूसरी शर्त है कि रिटन फॉर्म विद लेटर्स। ये तो बड़ा इजी सा कंसेप्ट है कि कोई भी चीज़ जो रिटन फॉर्म विद लेटर्स होगी उसके अंदर आर्टिस्टिक टेस्ट मौजूद होगा। देन उससे हमें कोई मोरालिटी, यानी उससे हमें कोई नतीजा हासिल होगा, हमें कोई से थीम मिलेगा कि वाकई यार इतना लंबा हमने नॉवल पढ़ा है, इतनी लंबी हमने स्टोरी पढ़ी है। जैसे कि हम थर्स्टी क्रो पढ़ते हैं या ग्रीडी डॉग पढ़ते हैं, लास्ट के ऊपर हमें एक मॉरल मिलता है ना कि ट्राई ट्राई अगेन, या ग्रीडी इज कर्स, के दोबारा कोशिश करो, या लालच बुरी बला है। तो मीन्स ये कि ये वो पैसेज होता है जिसके अंदर आर्टिस्टिक टेस्ट भी मौजूद होता है, रिटन फॉर्म विद लेटर्स भी होते हैं और लास्ट के ऊपर एक मोरालिटी, एक थीम भी हमें मिल रहा होता है। तो ऐसे टेक्स्ट को हम कहते हैं कि ये लिटरेचर का पार्ट है। अब टेक्स्ट क्या होता है समझ लें। एक होता है टेक्स्ट, यानी जो हमारे पास कुछ भी लिखा हुआ आ जाता है ना, अ पीस ऑफ राइटिंग, यानी कुछ भी हमारे पास एक लिखा हुआ टुकड़ा आ गया तो हमने उसको पढ़ लिया। अच्छा, तो जब हम उसको पढ़ लेते हैं तो हमने जाहिर सी बात है टेक्स्ट को पढ़ लिया और यही टेक्स्ट है। लेकिन एक होता है कॉन्टेक्स्ट। अब ये जो कॉन्टेक्स्ट होता है ना, होता ये भी टेक्स्ट ही है, लेकिन इसके अंदर हमें गिवन पैसेज दिया जाता है, अ पीस ऑफ राइटिंग दिया जाता है, इसके जो इनर मीनिंग्स होते हैं उसको डिस्क्राइब करते हैं। यानी एक चीज़, एक वर्ड को हमें बता दिया गया, अगर हमने उसको सिर्फ रीड कर लिया तो ये टेक्स्ट है, लेकिन जब हम उसके इनर मीनिंग तक जाएंगे, उसकी फुल डिटेल तक चले जाएंगे, तो इसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। तो ये ज़रा याद रख लीजिएगा। अब लिटरेचर एज टेक्स्ट एक अप्रोच है और हमें पता है कि अप्रोच का मीनिंग अगर हम डिक्शनरी के अंदर भी सर्च करें तो इसका मतलब ये आता है कि आ वे ऑफ डीलिंग विद समथिंग, यानी किसी भी चीज़ के साथ जो डील्स करने का तरीकाकार है ना, उसे अप्रोच कहते हैं। यानी अकॉर्डिंग टू अगर स्टाइलिस्टिक इसको समझा जाए तो हमने गिवन पैसेज का जो हमें टेक्स्ट दिया गया है, अगर हमने उसके डीपर मीनिंग्स तक जाना है तो हमें अप्रोचेस का सहारा लेना पड़ेगा। अब लिटरेचर टेक्स्ट और अप्रोचेस को समझने के बाद अब हमने सिर्फ लिटरेचर एज टेक्स्ट का कॉन्सेप्ट ही लेना है कि लिटरेचर एज टेक्स्ट जो कि एक अप्रोच है स्टाइलिस्टिक के अंदर, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों को अंडर प्रोसीजर लाया जाता है, कौन कौन सी चीज़ों का एनालाइज किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने स्टाइलिस्टिक की डेफिनेशन लिख देनी है, जिसको हमने बड़ी अच्छी तरह से डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है कि व्हाट इज स्टाइलिस्टिक, नेचर ऑफ स्टाइलिस्टिक, गोल्स ऑफ स्टाइलिस्टिक। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे जरूर देख लीजिएगा। तो बहरहाल थोड़ा सा बता देता हूँ कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द लैंग्वेज इज कॉल्ड द स्टाइलिस्टिक। और इसके अलावा एक और भी हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है, स्टाइलिस्टिक इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक दैट स्टडीज द लैंग्वेज यूज्ड इन टेक्स्ट। तो ये वाली डेफिनेशन भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मीन्स ये कि जो स्टाइलिस्टिक है ये लिंग्विस्टिक की जो इल्म लिसानियात है उसकी ही एक ब्रांच है, और जिसके अंदर हमने ये समझना है कि हमने जो हमें टेक्स्ट दिया गया है वो किस तरह का है, उसका मुकम्मल हमने एनालाइज करना होता है। तो लिटरेचर एज टेक्स्ट मीन्स ये कि ये एक अप्रोच है हमारे पास। जब हमें कोई लिटरेचर का टेक्स्ट दिया जाएगा ना कि भाई ये पकड़ो टेक्स्ट और इसका एनालाइज करके दो, तो फिर जाहिर सी बात है कि लिटरेचर का एनालाइज करने के लिए हमें जिस अप्रोच का सहारा लेना पड़ेगा वो है लिटरेचर एज टेक्स्ट। तो इसके अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं। लिटरेचर एज टेक्स्ट जो कि एक अप्रोच है, ये अप्रोच फोकस करती है लैंग्वेज यूज्ड बाय राइटर टू क्रिएट मीनिंग एंड इफेक्ट्स, यानी कि एक राइटर ने
एक लिखने वाले ने, एक ऑथर ने कौन सी लैंग्वेज, किस तरह से लैंग्वेज यूज़ की है कि उसके जो रीडर हैं, जो ऑडियंस हैं, उसके अंदर जो इमोशंस हैं उनको क्रिएट किया जा सके। मीन्स ये कि फोकस ऑन द लैंग्वेज यूज्ड बाय राइटर, यानी हमने उस लैंग्वेज के ऊपर, उस टेक्स्ट के ऊपर फोकस करना है जो राइटर ने यूज़ की है। आगे ना वही शुरू वाली बात जो हमने डिस्कस की थी कि एक लिटरेरी जो पैसेज है, एक लिटरेरी जो टेक्स्ट है, उसकी 3 शर्तें होती हैं। नंबर 1 पे उसके अंदर आर्टिस्टिक टेस्ट मौजूद होना चाहिए, रिटन फॉर्म विद लेटर्स होना चाहिए, और एक हमें मोरालिटी भी, उससे एक थीम भी मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देख लें कि ये भी यहाँ पर सारी की सारी अप्रोच ही इसी बात के ऊपर फोकस कर रही है कि आपने फोकस करना है उस लैंग्वेज के ऊपर जो यूज्ड बाय राइटर, एक राइटर ने यूज्ड की है टू क्रिएट इमोशंस एंड फीलिंग एंड इफेक्ट्स इन ऑडियंस और रीडर, के रीडर के अंदर किस तरह से फीलिंग और इमोशंस को बेदार किया जा सके। देखें अब कितने वर्क्स की टाइप होती हैं, मेजर तो 2 ही है ना जी। एक ट्रेजेडी वर्क होता है और एक हमारे पास होते हैं कॉमेडी वर्क्स, यानी जो लोगों को डिलाइट और एंटरटेनमेंट करने के लिए राइटर्स, ऑथर लिखते हैं। तो जब एक राइटर ने ट्रेजेडी वर्क लिखा और रीडर ने उसको पढ़ा और वाकई वो अनहैप्पी हो गया रीडर पढ़ने के बाद, उसको वाकई उसकी जो फीलिंग, एहसासात हैं, वो उसको लगा यार कि हीरो के साथ या हीरोइन के साथ अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दूसरी तरफ एक रीडर ने एक फनी वर्क पढ़ा और वो इंटरटेन हो गया, उसकी जो फीलिंग है वो डिलाइट्स हो गई और हमें पता चल गया कि वाकई ही गिवन पैसेज के अंदर आर्टिस्टिक टेस्ट मौजूद है, जिसकी वजह से जो एक रीडर है, जो एक पढ़ने वाला है, उसके अंदर उसकी जो फीलिंग्स है, उसके जो इमोशंस हैं, वो बेदार हो चुके हैं। अब यहाँ तक एक बात क्लियर हो गई कि लिटरेचर एज टेक्स्ट स्टाइलिस्टिक की एक ऐसी अप्रोच है जिसके अंदर हम उस लैंग्वेज के ऊपर फोकस करते हैं जो राइटर ने यूज्ड की है अपने रीडर के अंदर इमोशंस और फीलिंग्स को क्रिएट करने के लिए। अब हमने उस लैंग्वेज के अंदर क्या क्या चीज़ें देखनी है, यानी फोकस तो हमने उस लैंग्वेज के ऊपर कर लिया जो राइटर ने यूज्ड किया है। अब उसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है, मीन्स के कौन कौन से ऐसी एलिमेंट्स हैं जिनको हमने पकड़कर साइड पे कर देना है, या जिसको हमने कह लें कि एनालाइज करना है, अंडर प्रोसीजर लेकर आना है। तो सबसे पहले आपने जो गिवन लिटरेरी एक टेक्स्ट है, एक पैसेज है, उसकी वोकैबुलरी को चेक करना है, यानी कि चॉइस ऑफ द वर्ड्स, उसके अंदर किस तरह के अल्फाज का यूज़ किया गया है, वो दुरुस्त है या नहीं है। तो इस चीज़ को आपने देखना है, उसकी वोकैबुलरी को चेक करना है। देन सेकंड नंबर पे आपने उसकी ग्रामर को देखना है कि जो स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस है वो ठीक है या नहीं है। फिर आपने फोनोलॉजिकल उसके ऑर्डर्स को देखना है। फोनोलॉजी समझते हैं ना कि द साउंड्स पैटर्न, यानी जो वर्ड्स की साउंड पैटर्न्स है, फिर आपने उसको जज करना है। उसके बाद आपने सेंटेक्स, यानी कि द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन द सेंटेंस, के एक सेंटेंस के अंदर वर्ड्स का यूज़ किस तरह से किया गया। हमारे पास एक तरीका होता है ना कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो ये सारा स्ट्रक्चर आपने सेंटेक्स के अंदर देखना है। उसके बाद सिमेटिक्स, सिमेटिक्स के अंदर ये देखा जाता है कि जो सेंटेंस का मीनिंग है, जो वर्ड्स का मीनिंग है, वो सही है या गलत है, यानी कि द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस आर फ्रेज। तो इसको सिमेंटिक्स के अंदर देखा जाता है। तो ये तमाम चीज़ें आपने गिवन टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करनी है, उसको अच्छे तरीके से एनालाइज करने के लिए और उसको समझने के लिए। देन उसके बाद आपने टेक्स्ट के अंदर पंक्चुएशन को एग्जामाइन करना है, और इसके अलावा जो आर्टिकल्स का यूज़ किया जाता है, ए एंड दी, फिगर ऑफ स्पीचेस को आपने देखना है कि सिमिली, मेटाफर और पैराडॉक्स वगैरह जो फिगर ऑफ स्पीचेस है, इनका कैसे यूज़ राइटर ने किया है और कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीचेस का कब कब यूज़ किया है। इसके अलावा आप अगर इसको मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं तो इसका जो गिवन पैसेज है, इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बताएं, यानी जिस तरह से वो सियाको सबाक आप उर्दू के अंदर पढ़ा करते थे ना, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी उसका बताएं। और इसके अलावा आप इसके साथ जो रिकमेंडेशन है, यानी कि ये वर्क जो हमें दिया गया है जिसका हमने एनालाइज करना है, तो आप ये भी बता सकते हैं कि ये राइटर ने इस वर्क से इन्फ्लुएंस्ड होकर लिखा था। कुछ वर्क ऐसे होते हैं ना जो एक राइटर एक दूसरे से इन्फ्लुएंस्ड होकर लिखते हैं, तो आप इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ये भी चीज़ बता सकते हैं। इसके अलावा आप राइटर का हल्का सी बायोग्राफी भी बता सकते हैं, और इसके अलावा आप आयरनी, यानी कि द डिफरेंस बिटवीन द अपीयरेंस एंड रियलिटी, इसको कहते हैं ना आयरनी, किस तरह से उसने राइटर ने इसका यूज़ किया है, आप ये भी चीज़ बताएं। यानी कि एट लास्ट हमने ये बताना है कि राइटर कौन से ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा है, कौन से ऐसे फिगर ऑफ स्पीच, कौन सा ऐसा वो स्टाइल यूज़ कर रहा है जिससे वो इमोशंस क्रिएट कर रहा है अपने रीडर्स के अंदर। उम्मीद करते हैं कि लिटरेचर एज टेक्स्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में लिटरेचर एज डिस्कोर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।